वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिजिक्स के ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। क्वेश्चंस को आपको एंड तक देखना है, क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आपको बेहतरीन रूप से देखना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए। दो माध्यमों के अपवर्तनांक n1 तथा n2 आपको निर्दिष्ट है, यानी आपको दो मीडियम दे रखे हैं, इनके जो अपवर्तनांक दे रखे हैं वो n1 तथा n2 दे रखे हैं। और इन दो माध्यमों में प्रकाश के जो वेग दे रखे हैं, यानी जो लाइट वेलोसिटी दे रखा है वो आपको v1 और v2 दे रखा है। यदि n2 अपॉन में n1 यानी अपवर्तनांक 2 अपॉन में अपवर्तनांक 1 की वैल्यू 1.5 आपको दी हुई है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, तो बताइए। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस पे पहले आपको नहीं जाना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा आपको जवाब मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्तनांक और आपके प्रकाश वेलोसिटी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, n = c अपॉन में v होता है। v क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, n क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है। थोड़ा छोटा कर लीजिए n। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, n1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, c अपॉन में v1 हो जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू आपको सेम रखनी है। n2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, c अपॉन में v2 हो जाएगी। इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, n2 अपॉन में n1 निकालना है, तो अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 अपॉन में इक्वेशन 1। तो यहाँ से जो n2 अपॉन में n1 निकालेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा v1 रेशियो क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। तो n2 अपॉन में जो n1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से नोट कीजिए, n2 अपॉन में n1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v1 रेशियो v2 आएगी। n2 अपॉन में n1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में 1.5 दे रखी है। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी निकलेगी, 1.5 इंटू v2 निकलेगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जो v1 की वैल्यू होगी वो v2 से क्या होगी, 1.5 क्या होगी, मल्टीपल होगी, यानी 1.5 गुना ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शंस पे दे रखा है v1 का जो मान होगा v2 के मान का 1.5 गुना होगा, या फिर v2 का जो मान होगा v1 का 1.5 गुना होगा, या फिर v1 का मान v2 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन अपना क्या निकला, v1 = 1.5 मल्टीप्लाई v2। तो v1 की वैल्यू जो होगी वो 1.5 क्या होगी, गुना अधिक होगी, किससे, v2 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखना है, n = c अपॉन में v होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन दे रखा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन को नोट करना है, क्या पता इस बार एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके छपा हुआ मिले। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। यहाँ से पावर निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में f, लेंस की क्षमता। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में इन्फिनिटिव, यानी 0 वैल्यू आ जाएगी। अब आपके दो क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं समतल दर्पण से, और एक समतल दर्पण से क्वेश्चन और बन जाता है कि समतल दर्पण की जो आवर्धनता होती है, आवर्धन जो का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो पावर होती है, लेंस की क्षमता, वो 0 होती है। समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन का जो मान होता है, यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, आवर्धन का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दो क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस को देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जरा सा क्या होता है, कम होता है। इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होती है। अगला देखिए, प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्व है क्या होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शंस आपको क्लियरिटी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन रोंग हो जाएगा, बी ऑप्शन रोंग हो जाएगा, सी ऑप्शन रोंग हो जाएगा। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है, इसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, आपके आभासी होता है, सीधा होता है, और आपके क्या होता है, उल्टा होता है। राइट आंसर विल बी द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो होगा वो आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये भी आपका क्या दे रखा है, PYQ क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाई दे दे अच्छे से। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिज्या कैपिटल R तथा चक्रों को क्या बोल सकते हैं अपन, घूर्णन बोल सकते हैं। यदि घूर्णनों की संख्या कैपिटल N वाली एक वर्ताकार कुंडली में एक क्या दे रखी है, सर्कुलर कोइल दे रखी है, इसमें अपरिवर्तित धारा I दे रखी है। धारा जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, चेंज दे रखी है, नो चेंज दे रखी है, अपरिवर्तित दे रखी है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का जो मान दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 0.1 टेस्ला दे रखा है। बी की वैल्यू अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या दे रखी है, 0.1 टेस्ला दे रखी है। यदि चक्रों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, चक्रों की संख्या यानी कैपिटल N की जो वैल्यू दे रखी थी, पहले कैपिटल N थी, N डेज की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2N कर दी जाती है। तो त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का सही मान क्या होगा, यानी बी डेज की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देख लेना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नीचे डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। सबसे पहले चुंबकीय प्रेरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B = म्यू नोट कैपिटल NI अपॉन में क्या होता है, 2R होता है। क्वेश्चन के फॉर्मूले को आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है 0.1 टेस्ला दे रखी है। बोला गया है कि दूसरी वाली कुंडली के जो कुंडली में जो प्रेरक तो सॉरी आपके घूर्णन की जो संख्या है, फेरों की जो संख्या है वो क्या है, दुगुनी है। यानी कैपिटल N डेज की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2N दे रखी है। आगे बोला गया है कि रेडियस को क्या कर दिया जाता है, आधी कर दिया जाता है। तो पहले रेडियस R थी तो अब क्या हो जाएगी, आधी, यानी R डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि B डेज की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ ही नहीं करना, B की वैल्यू, R की वैल्यू और N की वैल्यू को पुट करना है B डेज में। तो इन क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब मैं बता देता हूँ B डेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा म्यू नोट, तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या बनेगा, N डेज। I धारा आपको समान दे रखी है यहाँ से, अब नीचे आपका दे रखा है 2R डेज दे रखा है। तो B डेज की वैल्यू अपने को बतानी है। म्यू नोट आपका ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, N डेज की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, N डेज की वैल्यू दे रखी है 2N, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2N मल्टीप्लाई I हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई R डेज की वैल्यू क्या है, R/2 दे रखी है। अब इसको अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको B में चेंज करेंगे। तो B डेज बराबर यदि B में चेंज करते हैं तो B बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, ऊपर से, सबसे पहले ऊपर से क्या ले लेता हूँ मैं, जो आपको दे रखा था, इधर लिख देता हूँ म्यू नोट, इधर लिख देता हूँ कैपिटल N और I लिख देता हूँ, और नीचे क्या लिख देता हूँ, 2R लिख देता हूँ। लेकिन अभी भी जो नीचे आपका जो 2 दे रखा था उसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1/2, क्योंकि R/2 था। तो R/2 के नीचे, R के नीचे जो 2 था वो आपके किस में दे रखा, डिवाइड में, तो ये आपका ऐसे है, और ऊपर वाला 2 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई में, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 म्यू नोट NI अपॉन में 2R। ये वैल्यू किसके इक्वल है, B के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो B डेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 × B, और B की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 टेस्ला। तो यहाँ से जो B डेज की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.4 टेस्ला हो जाएगी। राइट आंसर विल बी द C ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डीपली बताया है। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, कैपिटल N डेज की वैल्यू पुट करनी है, R डेज की वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, उनमें पुट करना है, B डेज को B में चेंज करना है, और यहाँ से B डेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। तो बताइए, स्टीएरिक अम्ल का होता है, ओलिक अम्ल का होता है, पॉमेटिक अम्ल का होता है, या फिर ओल। तो जो साबुन होता है वो इन तीनों का क्या होता है, सोडियम तथा पोटेशियम लवण होता है। राइट आंसर D ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दे रखा है। मान लीजिए, लेट दिस अज्यूम कि आपको दे रखा है सेम मास वाले दो क्या दे रखे हैं, बॉडी दे रखे, पिंड दे रखे हैं, इनके बीच में गुरुत्वीय बल का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, F दे रखा है। यदि दोनों पिंडों के बीच पार्थक्य दूरी को, यानी दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी है, एक पिंड आपको दे रखा है यहाँ पे M1 द्रव्यमान का और एक दे रखा है M2 मास का, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी को परिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है,
तो वह बल कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन की जो डिटेल्स दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है। अब क्वेश्चन की डिटेल्स क्या दे रखी है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि दो समान द्रव्यमान, तो दो समान द्रव्यमान दे रखे हैं m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड दे रखे हैं, इनका द्रव्यमान समान क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। और गुरुत्वीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Gm1 m2 अपोन में क्या होता है, r² होता है। यदि द्रव्यमान समान मानते हैं तो जो f की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी अपने पास, F = Gm × m अपोन में क्या हो जाएगा, r²। तो f की वैल्यू निकालेंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, उसे मैं आपको बता देता हूँ अगली स्क्रीन पे। तो f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Gm² अपोन में r आ जाएगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब आगे देखिए, यदि दोनों पिंड के बीच की दूरी को चेंज नहीं करते हैं, r जो दे रखी है वो आपको r ही दे रखी है, यहाँ पे r² होगा, r दे रखी है। अब देखिए दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। दोगुने का मतलब क्या होगा, यानी जो m1 दे रखा है और जो m2 दे रखा है, इन दोनों को किसके इक्वल मान लेते हैं, 2m के इक्वल मान लेते हैं। यानी m1 और m2 दोनों को क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, 2m बना दिया जाता है। तो 2m बना देंगे तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला जो नया बनेगा वो अपना क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ अगली स्क्रीन पे। सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला तो आपके पास आ गया Gm² अपोन में r² आ गया। अब एक फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, जो f डैश का बनेगा Gm1 m2 अपोन में r² बनेगा। और इस कंडीशन में अपन क्या लेंगे, m1 और m2 की वैल्यू क्या लेंगे, दुगुनी लेंगे, 2m लेंगे। तो 2m लेंगे तो m1 की वैल्यू भी 2m और m2 की वैल्यू भी 2m, तो क्या हो जाएगा, G × 2m अपोन में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। 2m × 2m क्या हो जाएगा, 4m² हो जाएगा। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो जो f डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4Gm² अपोन में r²। इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली है, इसको अपन ने नाम क्या दिया, f नाम दिया है। तो f डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4f आएगी। तो जो नया बल आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 4f बल आ जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई पिंड 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। कोई पिंड दे रखा है बॉडी, ये 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल की कंडीशन में गिरती है। 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु अपनी, अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कुल ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी, स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी, स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी, या फिर कुल ऊर्जा के 3/4 भाग की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, कभी भी आपको क्वेश्चन को यदि ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो गिरने के पश्चात उसमें कुछ भी बात की जाती है तो कौन सी चीज़ आती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा आती है। कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्योंकि कुल एनर्जी तो आपके पास तभी आती है जब उसमें काइनेटिक एनर्जी की भी बात की जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। तो ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं और गिरने के पश्चात यदि अपन बात करते हैं तो आपके पोटेंशियल एनर्जी आते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी से इसका जो आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 20 मीटर ऊंचाई, हाइट की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। ऐसे आपको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझ समझ के क्वेश्चन को करना है। हाइट की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर। अपन जानते हैं कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है mgh होता है, h आपका हाइट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 mg लिख सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ इसे मैं। अब आपको क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात, 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात अपन बात करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, अगली स्क्रीन पे लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, 20 mg आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट, ये h की वैल्यू दे रखी है, mg आपका फॉर्मूले में आता है। 5 मीटर पर यदि अपन बात करते हैं, 5 मीटर गिरने के पश्चात तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी, सबसे पहले 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है और 5 मीटर पे बात की जा रही, तो अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो अपने पास हाइट कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। पहले 20 मीटर से गिराया गया, फिर 5 मीटर पे यदि अपन चेक करेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 15 मीटर आ जाएगा। अब फिर से अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसे Pe1 बोल दो, इसे Pe2 बोल दो।
तो वो क्या होता है, फॉर्मूला आपका mgh होता है। h की वैल्यू यहाँ पे 15 मीटर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 mg आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आपको एक जगह पे रख लेना है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अपन क्या लिखेंगे, मैं निकालना चाहूँ यदि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना चाहूँ तो वो अपने पास क्या आएगा, PE2 क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, PE1 माइनस क्या आएगा, PE2 आएगा। तो 20 mg माइनस क्या आ जाएगा, 50 mg आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो अपना पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आएगा वो कितना आएगा, 5 mg आएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। लेकिन अपने को बताना है कि जो वस्तु की जो अपनी क्या होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, क्या होगी। तो डेल पीई के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो कमी होगी वो क्या होगी, 5 mg में यदि अपन क्या कर देंगे, 20 mg का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20 मीटर से गिराई गई है तो 20 मीटर के अनुसार ही अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लेस यानी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी वो निकालेंगे। तो कमी के लिए मैं यहाँ से निकालूंगा 5 mg अपॉन में क्या करूँगा, 20 mg करूँगा। तो अपने पास जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की क्या होगी, हानि होगी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। मैंने आपको बता दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। और क्वेश्चन में भी अपन ने डेल पीई निकाला है। डेल का मतलब क्या होता है, डेल जो होता है वो कमी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, कमी को डिनोट करता है, कम क्वांटिटी को डिनोट करता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान उसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो पदार्थ की किसी नियत मात्रा का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है। ये दोनों जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो ए और आपका बी दोनों क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ होगा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर केवल 1 और 2 सही है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर आपका सी ऑप्शन सही है, या फिर चारों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, एक पीतल की गेंद एक पतले तार से बंधी है और उसे इस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है कि वह एक समान गति से क्षैतिज वृत्त में घूमती हो। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन आपके सत्य है। तो क्वेश्चन को तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है गेंद नियत वेग से गति करती है। ऑप्शन बी दे रखा है गेंद नियत चाल से गति करती है। ऑप्शन सी दे रखा है गेंद नियत त्वरण से गति करती है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है गेंद के त्वरण का परिमाण क्या होता है, नियत होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्षैतिज वृत्त में कोई भी यदि क्या होती है वस्तु या फिर कोई भी वृत्त में क्या होता है, मोशन होता है क्षैतिज वृत्त में, तो उसमें 2 चीजें आपकी क्या होती है, 2 चीजें संबंधित रहती है। क्या क्या, एक तो रहता है कि गेंद की जो चाल होगी वो क्या होगी, नियत होगी, क्योंकि उसमें जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। और एक क्या होता है, उसमें जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, बी और डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को नोट करना है, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन दे रखा है। तो बी और डी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, पीतल की गेंद को पतले तार से बांधा जाता है और एक समान गति से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तो उसमें जो चाल और जो त्वरण का परिमाण होगा वो क्या होंगे, नियत होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप पर प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है। एक परम शून्य तापमान होता है, इससे नीचे तापमान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लगभग कितना होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -273 केल्विन होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपको बता देता हूँ किसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो आपका कौन सा ताप होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे
टेम्परेचर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक में दिष्ट धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, निम्न में से कौन सा सही कथन है। क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, यहाँ ए से बी में और यहाँ पी से क्यू में। तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तारों के बीच में कोई बल नहीं होगा। करंट की वैल्यू करंट की डायरेक्शन यदि सेम होती है तो तार एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो तार एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीन समान प्रतिरोध। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके यदि प्रतिरोध दे रखा है आर, रजिस्टेंस क्या दे रखा है आर, कितने भी रेजिस्टेंस यदि आपको समान दे रखे होते हैं तो उनमें कुछ नहीं करना होता है, प्रतिरोध में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का क्या लगा देना होता है, भाग लगा देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो वो आर इक्विवेलेंट आपके पास आ जाता है किसका, पेलर का, समांतर क्रम का क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट आ जाता है। और सीरीज का यदि निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाता है एन आर। तो यहाँ से तीन समान प्रतिरोध दे रखे हैं, सीरीज में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 90 ओम। यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर आपको दे रखा है R दे रखा है। सीरीज में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों का क्या होता है, योग होता है। तो R1 और R2 क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो 3R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 ओम दे रखी है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 30 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 ओम आ जाएगी। अब समांतर क्रम में अपने को तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है R अपॉन में N होता है। R की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है कितना, 30 ओम, और नीचे आपका N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना दे रखा है 3। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता की एसआई इकाई है। तो ऊष्मा चालकता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, वाट प्रति मीटर मल्टीप्लाई क्या होता है, केल्विन होता है। लिख सकता हूँ वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, ये भी क्या था, काफ़ी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन के गुण है, कौन से इलेक्ट्रॉन के गुण हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रकार के कैथोड किरण का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, घटक भी होता है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला, ऋणात्मक माइनस चार्ज वाला कण भी होता है, क्योंकि इसे डिनोट किया जाता है e⁻⁻ से डिनोट किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के कारण जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेमडा ई इज इक्वल टू क्या होता है, 12.27 अपॉन में क्या होता है, √V एंगस्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे पास ऐसे आएगा कि √V की वैल्यू, यानी आपको V की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 दे रखी है, 100 वोल्ट। तो √V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 12.27 में यदि अपन 10 का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है अपने पास, नीचे आपके पास 3 0 हो जाएगी। तो 1.227 क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लेमडा ई की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उन्हें भी देखिए। चलो थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे आपको बताना है कि मैथ्स की क्लासेस आपको कैसी लगी, तो उसी अनुसार आपके मैथ्स की क्लासेस भी लगा देंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 0 से पाई तक आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन sin x dx। तो sin x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, 0 से पाई ये एरिया होता है। तो ऊपर जो क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 1 1 होती है, और नीचे क्या होती है, -1 होती है।
तो 0 से पाई में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 2। 0 से 2 पाई बोलता है तो कितना होता है, 2 - 2 = 0, क्योंकि 0 से पाई के बीच में डिस्टेंस होती है 1 1 और पाई से 2 पाई के मध्य क्या होती है, -1 1। ऐसे ऊपर में पॉजिटिव, नीचे आपका नेगेटिव होता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 0 से 2 पाई आपको इंटीग्रेशन बताना है मोड ऑफ साइन एक्स का। तो मोड ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऊपर की ओर चलता जाता है, ऊपर की तरफ 1 1 1 1 चलेगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 से 2 पाई यहाँ तक चलेगा, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक आपका मेनी वन भी होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, मेनी वन, क्योंकि इसमें अपन यदि लाइन टेस्ट करते हैं तो ये 2 पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। 2 पॉइंट पे जहाँ पे भी कोई क्या कर जाती है, लाइन कट कर जाती है, तो वो आपका कौन सा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। एक आपके एंगल से भी क्वेश्चन आता है, यदि 360 डिग्री यानी 360 से अधिक के एंगल होते हैं तो उनमें क्या करना होता है। जैसे आपका क्या हो जाता है, 360 हो जाता है, फिर क्या आ जाता है, 7 2 आ जाता है, फिर कितना आ जाता है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10। ऐसे आ जाता है, डॉट 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 चलता जाता है। 360 का यानी आपको 36 का इसमें क्या करना है, टेबल को लिख लेना है, यानी 3600 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 720 हो जाएगा, फिर 1080 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे डॉट डॉट चलता जाएगा। यदि आपसे बोला जाए कि 360 और 720 के मध्य एंगल क्या होता है, 360 और 720 के मध्य जैसे आपके आता है 460 आता है, इन दोनों के मध्य क्या आता है, 460 आता है। तो इन दोनों के मध्य यदि 460 आता है तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे आपसे बोला गया कि साइन 460 की वैल्यू कितनी होगी, तो 460 इन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो इनमें से जो छोटा नंबर दे रखा है उसको माइनस करना है, माइनस करके आपको सोल्व कर लेना है। इसी अनुसार आपको क्या करना है, एंगल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक और आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि x की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन बताना है, तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पे आपको क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तोड़ लेना है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के अनुसार यदि अपन इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो आपका होता है x की पावर n की तरह। तो क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, x की पावर x - 1 हो जाएगा। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का क्या होता है, a की पावर x की तरह, तो क्या हो जाएगा, x की पावर x log x हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर लेंगे, x की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका बच जाएगा 1 + log x बच जाएगा। तो ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिसे आपका समाकलन दे रखा है x 2x अपॉन में x² दे रखा है। छोटे से बात करते हैं, नीचे वाली चीज़ का यदि ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तो कुछ नहीं करना होता, आपको log लगाना है और नीचे वाली वैल्यू को पुट कर देना है। ये आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इससे ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करके आपको बताना है। क्लास अच्छी लगी है तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक और आपके सब्सक्राइब भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लाने के लिए। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाती है जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।